नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। खुशी की बात है कि हमने जो पालतू जानवरों से संबंधित और विशेष रूप से कुत्तों के पार्कों में प्रवेश से संबंधित जो मुद्दा उठाया पिछले 2 दिन से, उसका आप लोगों ने स्वागत किया। बहुत सारे लोगों ने हमसे जानना भी चाहा और लोगों ने अपना दर्द भी व्यक्त किया कि क्षेत्र के कुछ लोग एकत्रित होकर पार्कों में थोड़े से जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, विशेष रूप से वो लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं और हम इस शर्म से नहीं जाते। देखिए, सीधी सी बात है, कानून के संदर्भ में हमने आपको जानकारी दी थी। अब क्योंकि ये हिंदुस्तान है और आपने देखा होगा और अनेकों कानून है जिनको आसानी से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। कोई भी एजेंसी अपनी जिम्मेदारी से बचती है। यद्यपि इस प्रकार के बोर्ड जो हैं वो संबंधित, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो एमसीडी या जो भी विभाग है जिनके, या डीडीए जो भी विभाग है, उनको स्पष्ट लिखना चाहिए कुत्तों के प्रवेश के संदर्भ में, कुत्तों के प्रवेश संबंधी अधिकार के संबंध में जानकारी देनी चाहिए। वो नहीं देते हैं। तो इसके संदर्भ में तो हम यही कहेंगे कि ये तो विषय आप ही को उठाने होंगे। अपने क्षेत्र की जो भी आपकी गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, कॉरपोरेशन या जो भी है, वहां पर उनको पर दबाव बनाएं, उनको लेटर लिखें और जो लोग आपको कुत्तों के साथ प्रवेश से रोकें उनका विरोध करें। और विरोध करने पर कोई बात होती है तो फिर पुलिस या जो भी एजेंसी है उनको आप सूचित अवश्य करें। और हमने क्योंकि अपने जो नमस्कार इंडिया का जो फेसबुक का वेब पेज है उसके ऊपर हमने वो लेटर डाल दिए हैं। हमने आरटीआई से भी जवाब मंगाया, उसके अंदर भी स्पष्ट लिखा हुआ, दिल्ली का में एमसीडी से, उसमें भी स्पष्ट लिखा कि कुत्तों के प्रवेश पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। क्योंकि उस आरटीआई में और भी कुछ प्रश्न थे तो वो भी हैं, हम कहेंगे तो उसको भी डाल देंगे। नमस्कार NAMASKAAR, नमस्कार में के बाद डबल ए है, R इंडिया, और उसका आप पेज फेसबुक पर देख सकते हैं। उस पर चीजें आपको मिल जाएंगी तो आप घुमाएं, लेकिन सारी सावधानियां बरतते हुए, उन नियमों का पालन करते हुए। चलिए, अब इससे आगे हम बढ़े तो वो ये है कि वो गाना था ना कि सखी सैया तो खूब ही कमात है और महंगाई डायन खाए जाता है। महंगाई डायन खाए जाते हैं, सखी सैया तो खूब कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। हम का अपना है लो, शंकर भाई का है वो, हम सोयाबीन का बेहाल, गर्मी से खिचके है गाल, गिरने पत्ते पत्ते बाल। सोयाबीन का बेहाल, गर्मी से खिचके है गाल, गिरने पत्ते पत्ते बाल। सोयाबीन का बेहाल, गर्मी से खिचके है गाल, गिरने पत्ते पत्ते बाल। सोयाबीन का बेहाल, गर्मी से खिचके है गाल, गिरने पत्ते पत्ते बाल। जी हां, आज फिर गैस के दाम 25 रुपए बढ़ गए। आपको याद है ना, दिसंबर में 2 बार 50-50 रुपए बढ़े थे। और आपका फरवरी में पहले 50 बढ़े, फिर 25 बढ़े और आज तीसरी बार 25 रुपए फिर बढ़ गए। अर्थात इस महीने में 3 बार टोटल 200 रुपए पिछले 2-3 महीनों के अंदर बढ़ गए। अब कहने को तो बहुत सारे लोग हैं, बड़े स्लोगन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आएंगे कि लोगों को महंगाई सिर्फ यही नजर आती है, गैस में और पेट्रोल के अंदर।
लोगों को महंगाई कहीं और नजर नहीं आती है, दारू के ठेके पर नजर नहीं आते, सिनेमा हॉल में नजर नहीं आते, पिज्जा बर्गर खाते हुए नजर नहीं आती। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन वो बेचारा आम आदमी जिस पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है, जो फैक्ट्री में मजदूर तबका है, जिसकी तनख्वाही 7, 8, 9, 10 हजार रुपया है या 12 हजार रुपया है, पहली चीज तो आपको देख के अगर उनके बच्चों का मन भी पिज्जा बर्गर खाने को हो जाए तो मुझे नहीं समझ आता कि कुछ लोगों को चिढ़न क्यों होती है। और गौर कीजिएगा, जब कुछ लोग अपने परिवार या बच्चों को खिलाते हैं तो कहते हैं ना अपना सीना। सोचिए अगर कोई अपने बच्चों के लिए अगर कोई कष्ट भी झेल रहा है किसी प्रकार का, तो मुझे नहीं पता इन तथाकथित जो चंद जो अपने आप को कहते हैं ना बहुत ज्यादा भक्त जिनको कहा जाता है, अंधभक्त कहा जाता है, उनको क्यों परेशानी होती है। आप इन लोगों की परेशानी सोचिए साहब, तो कैसे फर्क नहीं पड़ता। जो चाय कभी 7 रुपए की मिला करती थी वो आज 10 और 11 रुपए की हो रही है। जो दवाइयों पर आप देख लीजिए बेतहाशा कितनी मारे, जो शुगर की दवाई जैसे जो पत्ता पहले 8 और 9 रुपए का आता था, पिछले कुछ समय के अंदर ही कितने का हो गया वो साहब 19 रुपए, 20 रुपए, 18.5 रुपए, ये रेट हो गए। कहने को आप लोग कुछ भी कहें, लेकिन बुद्धि का प्रयोग नहीं करते अनेकों लोग। मैं क्षमा चाहूंगा बहुत से लोगों को, ज्यादातर लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन जो सत्य है वो कहा जाएगा ही। और यही एक चीज और आपको बता दें कि आंशिक वृद्धि की गई है रेल के किरायों के अंदर भी। जी हां, जिस प्रकार एक छोटा सा उदाहरण, जो खासतौर से जो पैसेंजर ट्रेन है जिनमें अमूमन लोग, जो गरीब तबका बेचारा वो जाकर खड़े होकर भी यात्रा करता है, उत्तर दिल्ली से देख कहें तो उत्तर प्रदेश, बिहार या जहां से भी जो मजदूर तबका आता है जो जा रहा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेली अप डाउन करते हैं, जैसे आप दिल्ली से गाजियाबाद या आसपास के क्षेत्र कह लीजिए। जो पहले किराया दिल्ली से गाजियाबाद का 10 रुपए था वो 30 रुपया हो गया है। और आप कहेंगे कि भाई क्या हो गया, आप आंशिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सरकार ने अपनी भाषा में आंशिक, मतलब रेलवे सब सरकारी विभाग हैं, आंशिक वृद्धि शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये वृद्धि लगभग 2 गुना से और 3 गुना तक की गई है। अब उनकी नजरों में ये आंशिक वृद्धि है। आप खुद सोचिए, जो लोग इस प्रकार अप डाउन करते थे, अगर किसी का 15 या 20 रुपए भी, जो काम 10 रुपए में चलता था, जो 20 और 30 रुपए में हो रहा, 20, 25, 30 रुपए का जो फर्क आ गया उनके किरायों के अंदर, आप देखिए उनके पर कितना मार पड़ती है। समझ नहीं आ रहा, जब तक रेल नहीं चल रही थी, अब पीछे की सारी रिकवरी, ऐसी क्या नई चीज आ रही है। लेकिन फिर वही ना कहेंगे तो आप यही कहेंगे कि भाई आपकी मानसिकता ये है और आप सरकार विरोधी और फलाना विरोधी, अनेकों शब्द कहे जाएंगे साहब। खैर जो भी है, अब आपके सामने पेट्रोल के जो हालात हैं वो तो हैं ही। जरा हालात पर कांग्रेस प्रवक्ता का ये प्रतिक्रिया भी आप सुन लें। पहले आप पेट्रोल, डीजल, एलपीजी का ठीकरा राज्य सरकारों पर मत फोड़िए, क्योंकि आप अन्याय कर रहे हैं। 7 लाख करोड़ राज्य सरकारों का आपके पास बकाया है। 12 बार एक्साइज आपने बढ़ाई है। एक्साइज के 3 कंपोनेंट होते हैं, बेसिक एक्साइज, स्पेशल एक्साइज और एडिशनल एक्साइज। बेसिक एक्साइज आप राज्यों के साथ साझा करते हैं। एडिशनल और स्पेशल एक्साइज केंद्र सरकार सारी की सारी अपने लिए रखती है। इस सरकार ने बेसिक एक्साइज लगातार घटाया है, स्पेशल और एडिशनल लगातार बढ़ाया है। उसके बावजूद भी हमारी सरकारों ने, जैसे राजस्थान ने 2% वैट कम किया, जिससे उन्होंने 1000 करोड़ की चपत ली, लेकिन संवेदनशील सरकारें यही करती हैं। हम आशा कर रहे थे कि इस महीने थोड़ी संवेदना मोदी सरकार दिखाएगी, लेकिन ऐसी कोई संवेदना की उम्मीद करना भी मुझे लगता है गलत है। और मैं फिर रिपीट करूंगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो हम इसकी जितनी भर्त्सना करें, जितनी निंदा करें, वो कम है। इससे आगे चले तो एक जानकारी आपको और दे दें, वो यही है कि चुनाव आयोग ने 4 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी का चुनावों की तारीखें घोषित कर दी हैं। और चुनाव जो है 27 मार्च से प्रारंभ हो जाएंगे और अप्रैल में चलेंगे। परिणाम 2 मई को आएंगे। चुनाव 8 राउंड में कराए गए हैं, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के अंदर। और इस ही बात पर ऑब्जेक्शन किया है वहां की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने सब कुछ नरेंद्र मोदी जी की सुविधा अनुसार किया है, क्यों नहीं 1 या 2 चरणों के अंदर ही चुनाव कराए गए, यहां पर भी और जगहों की तरह। ममता बनर्जी ने कहा कि एक जिले में तो
एक एक जिले के अंदर 2 या 3 राउंड के अंदर भी चुनाव कराए जा रहे हैं। ऐसा क्यों किया गया? अब क्या कहें साहब चुनाव आयोग के बारे में? फिर वही बात होगी, आप कहेंगे ऐसा कहते हैं, लेकिन वो कहना हम तो कहेंगे साहब, याद है जब गुजरात में भी चुनाव हुए थे और उसके साथ कुछ और स्टेट्स में गुजरात के चुनाव बाद में डिक्लेयर किए गए थे। और यही एक चीज फिर याद दिला दूं कि अभी हम जो अभी गैस के और बाकी की कीमतों के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, या कुछ लोग कहेंगे जो रोना रो रहे हैं, आसाम के अंदर 5 रुपए पेट्रोल के दाम कम कर दिए गए हैं, क्योंकि चुनाव है ना साहब। और भी एक स्टेट से इसी प्रकार की खबर आ रही है कि 7 रुपए कुछ पैसे वहां पर भी कम कर दिए गए। आप लोगों के लिए नहीं किया जाएगा। हालांकि वही कि अब आज हालांकि जो व्यापारी संगठन है उन्होंने बंद किया, भारत बंद का आह्वान किया, और वो काफी हद तक सफल भी रहा, क्योंकि वो मांग कर रहे थे जीएसटी में जो भी कुछ अनियमितताएं हैं उनको लेकर उनकी मांग विशेष रूप से थी। और वही बात चली, बात पे आपको भी मालूम होगा कि अनेकों बार ये मांग की जाती रही है कि पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए, लेकिन सरकार नहीं ला रही है। और ठीक है, वो सरकार की मर्जी है, सरकार ने जो जिद पकड़ रखी है वो पकड़ रखी है। और यही जिद का कारण है कि अभी तक भी किसान आंदोलन के संदर्भ में सरकार ने अब देख लिया है, आंदोलन बॉर्डर पर कुछ कम है। राकेश टिकैत जो है अब वो आज राजस्थान में भी गए थे, यद्यपि बड़ी भयंकर भीड़ थी, जबकि अभी कुछ ही दिन पहले वहां पर राहुल गांधी ने भी महापंचायत की थी इसी प्रकार किसानों की। लेकिन इतने छोटे से अंतराल के बाद भी इतनी भयंकर भीड़ का पहुंचना अपने आप में उन किसानों का तो दर्द कहीं ना कहीं बयां कर ही रहा है। अब देखते हैं टीकरी बॉर्डर के हालात। हालांकि हमने कल भी आपसे चर्चा की थी कि टीकरी बॉर्डर पर कम से कम मैं दावे से कह सकता हूं 20 किलोमीटर से ऊपर का लंबा क्षेत्र जिसके अंदर किसान बैठे हुए और व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए हैं। और ये वो किसान है जिनका कोई मीडिया, कोई गोदी मीडिया तो छोड़ दीजिए, कोई डिजिटल मीडिया या कोई और जिनका संज्ञान नहीं ले रहा है, जिनकी सुध नहीं ले रहा है, जिनकी कभी आपने बाइट सुनी भी नहीं होंगी। ये सब के सब समर्पित लोग हैं साहब। अब देखते हैं जिसको कहा जाता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि किसानों ने पीछे भी कहा था कि भाई हम बंगाल के चुनावों में भी वहां पर पहुंचेंगे। सरकार के विरुद्ध अब टक्कर कांटे की है। यद्यपि कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी का सानी अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास कोई वहां पर नेता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क्योंकि एक विशेषता तो रही है, जैसे आपने हरियाणा और महाराष्ट्र कई जगहों पर देखा कि जिन लोगों का नाम कहीं चर्चा में नहीं होता, जिनको कोई पहचानता नहीं था दूर दूर तक, उनको बाद में ला दिया जाता है, मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। अब ये कड़वा सत्य है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि उनके पास इतना बड़ा कोई वहां पर पश्चिम बंगाल में कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं है जो ममता बनर्जी के कद के आसपास भी फटकता हो। और यदि भारतीय जनता पार्टी ये भूल कर ले, जो कि नहीं करेगी, लेकिन अगर भूल कर दी किसी नेता को उनके विरुद्ध प्रोजेक्ट करने के लिए कि सीएम का चेहरा, तो फिर डेफिनेटली पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन फिलहाल कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बाकी तो साहब अब मार्च का पूरा महीना, अप्रैल चलेगा, 2 मई को परिणाम से आपको मालूम चल जाएगा। फिलहाल इंतजार करें 2 महीने का। अब एक चर्चा मैं जरूर आपसे करना चाहूंगा, पिछले सप्ताह की ही बात है कि जब एक कार्यक्रम जो आता है, गानों से संबंधित कार्यक्रम आता है एक चैनल के ऊपर, जो गानों की प्रतियोगिता हो रही है, और उस गाने की प्रतियोगिता में मशहूर गीतकार, महान कवि संतोष आनंद जी आए। यद्यपि वास्तविकता तो यह है कि वो लाए गए सबको, क्योंकि आपको मालूम है शायद अब से 5 या 6 वर्ष पूर्व उनके बेटे और बहू ने रेल के नीचे आके सुसाइड कर लिया था। हालांकि सुसाइड नोट बड़ा गंभीर था, पर उन पर तो कौन पूछता है बाद में साहब कौन नहीं। लेकिन संतोष आनंद जी की माली हालत बहुत खस्ता उसके अंदर बताई गई, दिखाई गई। उनकी एक छोटी सी पोती ही है अब, जिसका जो उनका सहारा है, वो रह रहे हैं, वहां पर लाए गए। आप ये क्लिप देखें, फिर मैं आगे की चर्चा करूंगा। फिल्म जगत का एक दिग्गज नाम संतोष आनंद, जिन्होंने 70 के दशक में लिखे कई यादगार नगमे। उन्हीं में से एक है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए लिखा एक प्यार का नगमा है। एक प्यार का नगमा है। शानदार करियर होने के बावजूद हालात के चलते आज ये सपनों की नगरी संतोष जी से छूट गई। और
हालात इतने खराब हुए कि साल 2014 में उनके जवान बेटे और बहू ने आत्महत्या कर ली। और आज उनके जीने की सिर्फ 2 ही वजह हैं, उनकी पोती और उनकी कला। मैंने जो खुद मुझ पे बीती, जो मैंने भोगा, उस यथार्थ को, उस सत्य को, उसे लिखा। लक्ष्मी जी, हम तो गप्पे मारते हुए गीत लिखते थे। जो लक्ष्मी जी ने कहा था, बैलेंस रहना, अपने आप को उछलने मत देना, दिखावा मत करो। मैं समेटता गया, लोग बिखरते गए। तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है। हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी। प्लीज वेलकम संतोष आनंद जी। जोरदार तालियां हो जाए। आइए। मौजों की रवानी है। हालांकि ये क्लिप आप में से ज्यादातर ने देखी होगी, आप भी कहेंगे इसके आगे भी बहुत कुछ था, हमने काट दिया। उसके बाद हम आगे की चर्चा सिर्फ आपसे ही करना चाहेंगे। इसके बाद जो कुछ हुआ, इस क्लिप के बाद, जो ये गायिका है नेहा, उन्होंने वहां पर उनको 5 लाख का इनाम, वो 5 लाख की राशि सहायता के रूप में पेशकश की, जिसको उन्होंने पहले तो ठुकरा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं तो व्यक्ति का आत्मसम्मान बोलता है। और मैं क्योंकि संतोष आनंद जी को व्यक्तिगत रूप से जानता था, एक समय में अनेकों आयोजनों में मेरा उनकी बहुत आप साथ बैठकर बातें होती थी, लंबी बातें हुआ करती थी। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि पिछले लंबे अरसे से, क्योंकि मुझे भी नहीं जानकारी कि अब संतोष आनंद जी दिल्ली में कहाँ रह रहे हैं, या दिल्ली में रह रहे हैं या कहीं बाहर रह रहे हैं, मैंने पीछे प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ। नमस्कार इंडिया, और मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे निवेदन करता हूं, यदि आप लोगों को कहीं जानकारी मिले कि नहीं कि संतोष आनंद जी कहाँ रहते, तो कृपया हमें सूचित जरूर करें। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं, यहां पर राशि दी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं, पहले से कह दिया हुआ। लेकिन इतने आत्मसम्मान वाले और इतने मशहूर व्यक्ति, जिन्होंने अनेकों गाने बड़े मशहूर, खासतौर से मनोज कुमार की फिल्म के लिखे, वहां जाकर लगा जैसे उनकी गरीबी का या उनके हालातों का एक मजाक सा उड़ाया गया। जो वहां 5 लाख की पेशकश, उनको सिर्फ ये दिखाया गया कि लो, अब हालांकि ये 5 लाख तो इन सब लोगों के लिए मैं समझता हूं कि चीटी बराबर भी नहीं होते, जो नेहा कक्कड़ अभी कोविड काल में, जबकि कोविड काल चरम पर था, जब उन्होंने कहा 800 से ऊपर हमारे मेहमान थे, जबकि मुझे नहीं पता उन्हें कैसे परमिशन मिल गई 800 मेहमान रखो। ये ऑन रिकॉर्ड है, टीवी के प्रोग्राम में उन्होंने कहा, तो कितना खर्चा हुआ होगा। लेकिन अगर ये सारे के सारे लोग मिलकर उनके लिए कोई राशि, कहा गया है कि एक हाथ दे दूसरा ले, दान तो उसको कहा जाता है, संस्कृत में कहा जाता है षट कर्णयो भिद्यते मंत्र है, 6 कानों में पहुंची हुई बात खुल जाती है। तो साहब, ये तो एक दूसरे का सहायता तो उस प्रकार की होती है। पर चलिए, आज का समय है, दौर ही ऐसा है साहब, सबको पब्लिसिटी चाहिए। मन हमारा भी बहुत रोया देखकर, यद्यपि हम तो शायद उतनी अवस्था में भी नहीं है जितना उन लोगों ने किया, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि हमें भी जानकारी उपलब्ध कराएं। आप भी यदि संभव हो तो उनसे सब लोग मिले। और मैं चर्चा, क्योंकि उस समय हुआ करती थी, उन्होंने कई दुख मेरे से उस समय चर्चा की थी, क्योंकि अनेकों फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे। वो कहते अगर वो चाहते तो मैं बॉम्बे में सेटल उस समय हो सकता था, लेकिन अब कुछ नाम मैं नहीं लूंगा, जब उन्होंने कहा था कि इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि मैं बॉम्बे के अंदर सेटल हो जाऊं वहां पर उस समय के दौर में, इसलिए वो अप डाउन किया करते थे। और एक जानकारी मैं आपको दे दूं, आपने पूरे गाने तो सुने होंगे। एक राज कपूर साहब की फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, उसमें एक गाना आप सुनते हैं, सुन साहिबा सुन, बहुत पॉपुलर गाना है। यद्यपि बाद में तो रविंद्र जैन जी और बाकियों का नाम है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उस गाने का जो मुखड़ा है, सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन, ये मुखड़ा जो है ये संतोष आनंद जी के द्वारा लिखा हुआ है। अच्छे बस क्या समझ रहे हैं आप? मुझे याद है जब मैं चला जाया करता था दिल्ली में, जब वो नौकरी में भी थे, और वहां पर वो ऐसे बोलते हैं, अरे बैठ यार कुलदीप बैठ, क्योंकि दिल्ली से बुलंदशहर की तरफ जाओ, दादरी और दादरी के बाद सिकंदराबाद पड़ता, तो सब दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र हो गए, वहां के रहने वाले थे।
और जो उनकी धर्म पत्नी थी वो कहती है जी पूछ तो लोग हमसे कम है, इनके पास टाइम भी है कुलदीप भैया के पास, यानी सम्मेलन आदि में बहुत जाया करते थे। मैं यही निवेदन करूंगा आप लोगों से कि यदि आप में से किन्हीं को भी कहीं भी संतोष आनंद जी की जानकारी हो तो हमें जरूर उपलब्ध कराएं। हमारा प्रयास होगा एक बार कम से कम उनके पास, उनके सानिध्य में बैठकर, जो बात तो ये कि जो ईश्वर ने उन्हें दर्द दिया, जो दुख दिया, लेकिन दिलेरी देख रहा था उस कार्यक्रम के अंदर भी। उस व्यक्ति ने इस उम्र में, इस अवस्था के अंदर, जिसका जवान बच्चा उनके सामने चला जाए, उन माता पिता पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन अपनी पोती के लालन पालन के लिए संतोष आनंद जी का जो जिगरा है, आज भी नमन करता हूं मैं संतोष आनंद जी के, उनकी कविताओं को, उनके साहित्य को, उनके जज्बे को और उनके आत्मसम्मान को। आज अपनी वाणी को यही विराम, फिर एक विषय पर कल आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए स्वीकार करें। नमस्कार इंडिया।